नमस्कार। आज हम ग्रोथ इन्वेस्टिंग के पीछे की फिलॉसफी, उसके एक बहुत ही मजबूत फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं। आप इसे निवेश के लिए एक पावरफुल मेंटल मॉडल बनाने का एक तरीका भी मान सकते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये एक लाइन, बस यही एक लाइन इस पूरे फ्रेमवर्क का दिल है। बात बहुत सीधी और सरल लगती है ना? लेकिन यही उस हर चीज की नींव है जिस पर हम आगे बात करने वाले हैं। दिन के आखिर में सब कुछ कंपनी की कमाई पर ही आकर टिकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर मकसद क्या है। इस स्ट्रैटेजी का मकसद सिर्फ बाजार में पैसा लगाकर बैठे रहना नहीं है, बल्कि एक डिसिप्लिन तरीके से, एक सिस्टम से मार्केट को लगातार बीट करना है। तो इसका असल मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ऐसी कैपिटल ग्रोथ जो एवरेज से कहीं ज्यादा हो, मतलब वेल्थ को कंपाउंडिंग की ताकत से बढ़ाना। और हाँ, इसका मतलब है लगातार बेंचमार्क यानी इंडेक्स से बेहतर रिटर्न देना। और ये सब होता है बिजनेस के असली मोमेंटम को देखकर, ना कि आज की हेडलाइंस पढ़कर। चलिए अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, कमाई का इंजन। मतलब अगर शेयर की कीमत एक गाड़ी है, तो उसे चला कौन रहा है? उसका इंजन क्या है? वो इंजन है कंपनी की कमाई। यही वो असली ताकत है जो शेयर की कीमत को ऊपर की तरफ धकेलती है। ये ना एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। समझिए, सबसे पहले एक कंपनी उम्मीद से कहीं बेहतर मुनाफा कमाती है। ये देखकर मार्केट के एनालिस्ट भविष्य के लिए अपने अनुमान बढ़ा देते हैं। फिर क्या होता है? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी बिग मनी उस स्टॉक में और पैसा डालना शुरू कर देते हैं, और जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो कीमत अपने आप बढ़ जाती है। ये सीधा साधा कारण और प्रभाव का खेल है। तो यहां एक बहुत ही जरूरी बात है, सिर्फ कमाई का बढ़ना ही काफी नहीं है। असली जादू है अर्निंग्स एक्सेलरेशन में। इसका मतलब है कि ग्रोथ की रफ्तार लगातार बढ़ रही हो। मार्केट सिर्फ ग्रोथ को नहीं, बल्कि ग्रोथ की बढ़ती हुई रफ्तार को इनाम देता है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ एक कंपनी है जो हर तिमाही में स्टेबल 5% की दर से बढ़ रही है। ठीक है, बुरा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक कंपनी है जो पहले 5%, फिर 10% और फिर 15% की दर से बढ़ रही है। अब बताइए, बड़े निवेशक किस पर दांव लगाना चाहेंगे? जाहिर है उस पर जिसकी रफ्तार लगातार तेज हो रही है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ सट्टेबाजी की बात नहीं कर रहे हैं। सट्टेबाजी कहानियों, उम्मीदों और हाइप पर चलती है, जबकि अनुशासित ग्रोथ इन्वेस्टिंग पूरी तरह से डेटा, कमाई के आंकड़ों और मुनाफे पर आधारित होती है। ये अटकलें लगाने का खेल नहीं, बल्कि ठोस सबूत खोजने का प्रोसेस है। चलिए अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, बड़े पैसे का पीछा करना, यानी उन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को समझना जो असल में मार्केट को चलाते हैं। एक आम निवेशक अक्सर न्यूज़ हेडलाइंस, किसी पॉपुलर कहानी या किसी स्टॉक की हाइप के पीछे भागता है। लेकिन बड़े संस्थान यानी बिग मनी ऐसा नहीं करते। वो एनालिस्ट के रिपोर्ट्स, कमाई के अनुमानों में हो रहे बदलाव और फंडामेंटल मोमेंटम जैसे ठोस डेटा पर फोकस करते हैं। उनका अप्रोच बहुत ही सिस्टमैटिक होता है। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख ये है कि हमें नदी की धारा के खिलाफ तैरने की कोशिश नहीं करनी है। सफल ग्रोथ इन्वेस्टिंग का मतलब है इंस्टीट्यूशनल कैपिटल के बहाव के साथ चलना और उस बिहेवियर को समझना जो असल में मार्केट को चलाता है। अब आते हैं चौथी और शायद सबसे मुश्किल चीज पर, आईने में दुश्मन। और ये दुश्मन कोई और नहीं, हमारी अपनी भावनाएं हैं। डर और लालच, ये दो ऐसी भावनाएं हैं जो हमसे अक्सर गलतियां करवाती हैं। जैसे एक अच्छे मजबूत स्टॉक को जरा सी गिरावट पर डर कर बेच देना, या फिर किसी खराब स्टॉक को सिर्फ इसलिए पकड़े रहना क्योंकि हमें उससे एक उम्मीद है, एक लगाव है। पैनिक में बेचना, या फिर जब कोई स्टॉक बहुत भाग चुका हो तब उसके पीछे जाना, ये सभी गलतियां हमारे रिटर्न को खा जाती हैं। तो फिर इसका समाधान क्या है? इसका एक ही तोड़ है, एक नियम आधारित सिस्टम। जब आपके पास पहले से तय नियम होते हैं तो आप भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि तर्क और अपने सिस्टम के आधार पर फैसले लेते हैं। और यहीं पर हमारा पांचवां और आखिरी हिस्सा आता है, एक सिस्टम की शक्ति। चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम इतना जरूरी क्यों है। देखिए, एक अच्छी निवेश प्रणाली सिर्फ स्टॉक चुनने के बारे में नहीं है। ये उन कंपनियों की पहचान करती है जिनकी कमाई की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। ये हमारे पर्सनल बायस यानी पूर्वाग्रह को हटाती है और खरीदने बेचने के लिए बिल्कुल साफ नियम बनाती है। ये इन्वेस्टिंग को अंदाजे के खेल से निकालकर एक प्रोसेस में बदल देती है।
तो इस पूरी बातचीत को हम इन 5 मुख्य सिद्धांतों में समेट सकते हैं। पहला, कमाई ही सब कुछ है। दूसरा, ग्रोथ की रफ्तार यानी एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा मायने रखती है। तीसरा, बड़े निवेशकों को फॉलो करें। चौथा, अपनी भावनाओं पर काबू रखें। और पांचवां, कंपाउंडिंग की ताकत को कभी कम मत आंकें। अगर इस पूरी फिलॉसफी को सिर्फ एक वाक्य में कहना हो तो वो ये है, तेजी से बढ़ती कमाई बड़े पैसे को अपनी ओर खींचती है और अनुशासन उस पैसे को कई गुना बढ़ने का मौका देता है। बस। और अंत में ये एक सवाल है जो हर निवेशक को खुद से पूछना चाहिए। अपनी निवेश प्रक्रिया किस पर आधारित है? ठोस डेटा पर या सिर्फ उम्मीद पर? तो आज हम एक ऐसे सिस्टम की बात करने वाले हैं जो अंदाजों और इमोशंस को पूरी तरह साइड में रखकर सिर्फ और सिर्फ डेटा के दम पर जबरदस्त ग्रोथ स्टॉक्स ढूंढ निकालने में मदद करता है। तो चलिए इस फॉर्मूले को जरा डीकोड करते हैं एक एक करके। हाँ, यही तो वो सवाल है ना, जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूमता रहता है। अक्सर होता क्या है कि हमें किसी स्टॉक का पता तब चलता है जब भाई वो तो पहले ही रॉकेट बन चुका होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम उस रॉकेट के लॉन्च होने से पहले उसे पहचान सकें? देखिए, इन्वेस्टिंग की दुनिया में ना मोटे तौर पे 2 तरह के रास्ते हैं। एक है स्टोरी इन्वेस्टिंग, मतलब जो बस हाइप, कहानियों और इमोशंस पर चलती है। और दूसरा है क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग, जो सिर्फ और सिर्फ डेटा, रूल्स और एकदम साफ सिंगल्स पर यकीन करती है। तो आज हम इसी दूसरे रास्ते पर चलेंगे, जहां हम शोर शराबे से दूर सीधे सिग्नल को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो इस सिस्टम का सबसे पावरफुल हिस्सा क्या है? वो कौन सा एक सिग्नल है जो सबसे ज्यादा मैटर करता है? ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो पीछे मुड़कर नहीं देखता, बल्कि आगे देखता है। ये हमें ये बताता है कि क्या होने वाला है, ना कि ये कि क्या हो चुका है। और इस फॉर्मूले का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है ना, वो है अर्निंग्स रिविजन्स। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब मार्केट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स किसी कंपनी के फ्यूचर प्रॉफिट को लेकर अपना अंदाजा बढ़ा देते हैं, जरा सोचिए, जब एक्सपर्ट्स ये कहने लगे कि अरे ये कंपनी तो हमारी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा कमाने वाली है, तो ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनके लिए ये सबसे बड़ा ग्रीन सिग्नल होता है। ये ना बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। समझिए, पहला डोमिनो गिरा, कंपनी ने जबरदस्त रिजल्ट्स दिए। फिर दूसरा डोमिनो, एक्सपर्ट्स ने भविष्य के अनुमान बढ़ा दिए। इसके बाद बड़े बड़े फंड्स के जो कंप्यूटर मॉडल्स हैं, वो उस स्टॉक को खरीदने का सिग्नल दे देते हैं और वो पैसा डालना शुरू कर देते हैं। और फिर आखिरी डोमिनो, स्टॉक का प्राइस ऊपर भागने लगता है। ये लगभग एक ऑटोमेटिक प्रोसेस जैसा है। लेकिन रुकिए, एक अच्छा सिग्नल मिलना तो बस कहानी की शुरुआत है। अब ये पक्का करना भी तो जरूरी है कि इस सिग्नल के पीछे वाकई में एक मजबूत, एक हेल्दी बिजनेस खड़ा है भी या नहीं। और बस यहीं पर इस सिस्टम की क्वालिटी कंट्रोल चेक्स काम आती हैं। अच्छा, जब कोई कंपनी बार बार मार्केट की उम्मीदों से ज्यादा प्रॉफिट कमाती है ना, तो उसे कहते हैं अर्निंग सरप्राइज। अब इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि कंपनी का मैनेजमेंट जो कहता है उससे ज्यादा करके दिखाता है, कि कंपनी का ऑपरेशन बहुत एफिशिएंट है, उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत तगड़ी है और मार्केट में उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी साख लगातार मजबूत हो रही है। देखिए, सच्ची और लंबी चलने वाली ग्रोथ सिर्फ खर्चे कम करने से नहीं आती। असली ग्रोथ तो तब होती है जब कंपनी की टोटल सेल्स, जिसे हम टॉप लाइन कहते हैं, और उसका नेट प्रॉफिट, जिसे बॉटम लाइन कहते हैं, दोनों एक साथ बढ़ रहे हों। सीधा सा मतलब है, कंपनी ज्यादा माल बेच भी रही है और हर माल पर ज्यादा कमा भी रही है। और अब आता है क्वालिटी चेक का सबसे बड़ा, सबसे अहम टेस्ट। देखिए, प्रॉफिट के नंबर्स को ना अकाउंटिंग की तिकड़म से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया जा सकता है, लेकिन कैश फ्लो, यानी कंपनी के अंदर आने और बाहर जाने वाला असली पैसा, वो बिजनेस की सच्ची सेहत बताता है। कहते हैं ना, कैश इज किंग। और भाई, कैश कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा, अब बात करते हैं उस एक रूल की जिसे ज्यादातर लोग, ज्यादातर इन्वेस्टर्स इग्नोर कर देते हैं, और वो है बेचना। एक अच्छा सिस्टम सिर्फ ये नहीं बताता कि कब एंट्री लेनी है, बल्कि वो ये भी साफ साफ बताता है कि भाई अब निकलने का टाइम आ गया है। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग एक फास्ट पेस्ड गेम है। ये खरीदो और भूल जाओ वाला सीन नहीं है यहाँ। जिन स्टॉक्स की ग्रोथ स्टोरी अब ठंडी पड़ रही है, उन्हें पकड़कर बैठे रहने का मतलब है सीधा सीधा अपने पोर्टफोलियो को नुकसान पहुंचाना। समझदारी इसी में है कि सही टाइम पर बेचो और उस पैसे को अगली बड़ी अपॉर्चुनिटी में लगाओ। तो जैसे खरीदने के लिए ग्रीन सिग्नल्स हैं, वैसे ही ये सिस्टम बेचने के लिए रेड फ्लैग्स भी दिखाता है। जैसे कि जब एक्सपर्ट्स प्रॉफिट का अनुमान घटाने लगे, जब कंपनी उम्मीद से खराब नतीजे दे,
जब उसका प्रॉफिट मार्जिन गिरने लगे या जब बड़े बड़े फंड्स उस स्टॉक से अपना पैसा निकालना शुरू कर दें। ये सब साफ संकेत हैं कि बॉस, अब निकलने का वक्त आ गया है। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा फॉर्मूला एक सिस्टम की तरह आखिर काम कैसे करता है। तो ये फॉर्मूला बेसिकली इन सभी पावरफुल सिग्नल्स का एक मिक्सचर है। हर स्टॉक को इन सभी पैमानों पर एकदम ऑब्जेक्टिवली, बिना किसी भेदभाव के परखा जाता है। चेकलिस्ट क्या है? क्या प्रॉफिट के अनुमान बढ़ रहे हैं? टिक। क्या रिजल्ट्स उम्मीद से बेहतर हैं? टिक। क्या सेल्स और प्रॉफिट दोनों बढ़ रहे हैं? टिक। और क्या कंपनी के पास तगड़ा कैश फ्लो है? टिक। इस पूरी सोच के पीछे ना 3 बेसिक आइडियाज हैं। पहला, मार्केट हमेशा नई इंफॉर्मेशन पर रिएक्ट करता है, जैसे रिवीजन और सरप्राइज। दूसरा, स्टॉक प्राइजेस में जो बड़े बड़े ट्रेंड्स आते हैं ना, वो बड़े फंड्स यानी इंस्टीट्यूशंस ही चलाते हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी कि डेटा आपकी या मेरी राय से किसी भी इमोशन से हमेशा ज्यादा पावरफुल होता है। और बस यही इस पूरी स्ट्रैटेजी का सार है, उसका निचोड़ है। ये सिस्टम उन कंपनियों को टाइम से पहले पहचान लेता है जिनके फंडामेंटल्स में तेजी आ रही है, ठीक उस वक्त से पहले जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उस पर टूट पड़े और उसकी कीमत को आसमान पर पहुंचा दी। तो आखिर में बस एक सवाल, कभी सोचा है कि क्या हो अगर इन्वेस्टिंग में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारी अपनी राय, हमारे अपने इमोशंस ही हों? और कैसे एक डेटा पर टिका हुआ सिस्टम हमें इसी सबसे बड़े दुश्मन से बचा सकता है? नमस्कार। ग्रोथ इन्वेस्टिंग नाम सुनते ही हाई रिटर्न्स की उम्मीद जग जाती है ना? लेकिन साथ ही एक डर भी आता है, हाई वॉलेटिलिटी का, यानी जबरदस्त उतार चढ़ाव का। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन दोनों के बीच एक बैलेंस कैसे बनाया जाए। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और एक ऐसा फ्रेमवर्क समझेंगे जो इसमें हमारी मदद कर सकता है। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि ग्रोथ स्टॉक्स तो बहुत पसंद है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर नीचे होना शुरू होते हैं, दिल घबराने लगता है? अगर हाँ, तो ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है। ज्यादातर ग्रोथ इन्वेस्टर्स के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो चलिए, ग्रोथ इन्वेस्टिंग की इस दो-धारी तलवार को जरा और करीब से समझते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब इन्वेस्टर्स रिस्क या जोखिम की बात करते हैं, तो असल में उन्हें किस चीज पर फोकस करना चाहिए। क्या सिर्फ कीमत के उतार चढ़ाव पर, या फिर किसी और ज्यादा गहरी चीज पर? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि मार्केट में उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये मार्केट का डिजाइन ही ऐसा है, ये उसका एक स्ट्रक्चरल हिस्सा है। और जब हम ग्रोथ स्टॉक्स की बात करते हैं, तब तो कीमतों का तेजी से ऊपर नीचे होना एक बिल्कुल नॉर्मल और एक्सपेक्टेड चीज है। तो असली खेल यहीं पर है। एक सफल इन्वेस्टर बनने का हुनर इस बात में है कि वो इन दो चीज़ों के बीच का फ़र्क समझ सके। एक तरफ है टेम्पररी प्राइस नॉइज़, मतलब बाजार का रोज़ का शोर शराबा। ये डरावना हो सकता है, लेकिन ये फेलियर की निशानी नहीं है। दूसरी तरफ है बिजनेस में स्ट्रक्चरल गिरावट, मतलब जब कंपनी की नींव ही कमज़ोर पड़ने लगे। असली खतरा यही है। तो फिर असली रिस्क है क्या? इसकी सही परिभाषा है परमानेंट कैपिटल लॉस, मतलब पूंजी का ऐसा नुकसान जिसे रिकवर करना या तो बहुत मुश्किल हो या फिर नामुमकिन। ये मार्केट का रोज का ऊपर नीचे होना नहीं है। एक इन्वेस्टर के तौर पर पूरा का पूरा फोकस इसी परमानेंट लॉस से बचने पर होना चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। चलिए, कुछ ऐसे टूल्स पर नजर डालते हैं जो हमें अंदाजा लगाने के बजाय एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के साथ फैसले लेने में मदद करते हैं। हमारा पहला टूल है बीटा। सिंपल भाषा में बीटा ये मापता है कि कोई एक स्टॉक पूरे मार्केट के मुकाबले कितना ऊपर नीचे होता है। इसे आप एक तरह का मार्केट सेंसिटिविटी डायल समझ सकते हैं। हाई ग्रोथ स्टॉक्स का बीटा अक्सर ज्यादा होता है, जिसका मतलब है कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ये तेजी से ऊपर जाएंगे, और जब नीचे आएगा तो तेजी से नीचे भी आएंगे। और फिर आता है दूसरा और शायद सबसे जरूरी टूल, अल्फा। अल्फा क्या है? ये रिस्क को एडजस्ट करने के बाद आपके परफॉर्मेंस को मापता है। सीधे सीधे बोलें तो ये इन्वेस्टर का स्किल स्कोर है, मतलब सिर्फ मार्केट के साथ बहकर जो रिटर्न मिला उसके ऊपर आपने अपनी स्किल से कितना एक्स्ट्रा रिटर्न कमाया। असली लक्ष्य यही अल्फा जनरेट करना है। चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए मार्केट ने 10% का रिटर्न दिया, आपके पोर्टफोलियो का बीटा है 1.2, तो मार्केट के हिसाब से आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हुआ 12%।
लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो ने असल में 16% का रिटर्न दिया, तो ये जो एक्स्ट्रा 4% है ना, बस यही है आपका अल्फा, यही आपकी स्किल है। तो अब हमारे पास ये टूल्स हैं, बीटा और अल्फा। अब सवाल ये है कि इनका इस्तेमाल कैसे करें एक ऐसा मजबूत पोर्टफोलियो बनाने के लिए जो मार्केट के हर तूफान में, हर मौसम में टिका रहे। देखिए, एक पोर्टफोलियो में ना 2 तरह की ताकतें एक दूसरे को खींचती हैं। एक है कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कुछ ही चुनिंदा स्टॉक्स में पैसा लगाना। इससे बड़ा अल्फा बनाने का पोटेंशियल बढ़ता है। और दूसरी तरफ है डाइवर्सिफिकेशन, यानी पैसे को कई स्टॉक्स में फैलाना। इससे किसी एक कंपनी के डूबने का जो बड़ा खतरा होता है वो कम हो जाता है। हमारा लक्ष्य है ऑप्टिमाइज डाइवर्सिफिकेशन, मतलब डाइवर्सिफाई तो करना है, पर इतना भी नहीं कि सारे रिटर्न्स ही एवरेज हो जाएं। और यहाँ पर एक बहुत बहुत ज़रूरी बात आती है, कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। अपनी एक सफल स्ट्रैटेजी से भटक जाना, चाहे वो मीडिया के शोर की वजह से हो या दोस्तों के प्रेशर में, ये धीरे धीरे आपके सारे गेन्स को खत्म कर देता है। इसलिए अपनी स्टाइल पर टिके रहना, अपने बनाए सिस्टम को फॉलो करना और मार्केट के हर साइकिल में उस पर भरोसा करना, यही अनुशासन आपको लंबे समय में जीत दिलाता है। मार्केट कभी सीधी लाइन में नहीं चलता है ना, वो हमेशा जिगजैग, ऊपर नीचे होता रहता है। इसके अलग अलग फेज होते हैं, एक्सपेंशन, फिर करेक्शन, फिर रिकवरी और फिर तेजी। तो जो स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है वो इन अलग अलग फेजेस में घबराकर बाहर नहीं निकलती, बल्कि जो नए लीडर्स उभर रहे होते हैं उनमें रोटेट करके खुद को अडॉप्ट करती है। चलिए, अब आते हैं इन्वेस्टिंग के सबसे मुश्किल हिस्से पर, मेंटल गेम। क्योंकि सच तो ये है कि ज्यादातर बार सबसे बड़ा रिस्क मार्केट नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टर का अपना बिहेवियर होता है। ये एक सवाल है जो हर इन्वेस्टर को खुद से पूछना चाहिए, ज्यादा खतरनाक क्या है, मार्केट का अपना रिस्क या उस रिस्क पर हमारा इमोशनल रिएक्शन? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, रिस्क 2 तरह का है। एक है स्टैटिस्टिकल रिस्क, जिसे हम बीटा जैसी चीजों से नाप सकते हैं, और दूसरा है बिहेवियरल रिस्क, जो हमारे इमोशन से आता है, जैसे डर में आकर बेच देना या बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाना। और यकीन मानिए, ज्यादातर पैसा दूसरे वाले में ही डूबता है। तो फिर एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर की सोच कैसी होती है? पहला, वो अपने बनाए रूल्स को फॉलो करते हैं। दूसरा, वो भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश नहीं करते। तीसरा, वो अपनी भावनाओं से ज्यादा डेटा पर भरोसा करते हैं। और चौथा, जब कोई नई जानकारी आती है तो वो सिस्टम के हिसाब से अडॉप्ट करते हैं, इमोशंस में बहकर नहीं। तो हम इन सब चीजों की बात क्यों कर रहे हैं? रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, ये सब क्यों? क्योंकि इसका जो अल्टीमेट गोल है, जो आखिरी इनाम है, वो है कंपाउंडिंग की ताकत को अपने लिए काम करने देना। और कंपाउंडिंग का रूल नंबर 1 क्या है? बहुत सिंपल है, बड़े नुकसान से बचो, बड़ी गिरावट से बचो, क्योंकि अपनी कैपिटल को बचाए रखना ही उसे ग्रो करने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए। अगर आपका पैसा 50% गिर जाता है तो वापस सिर्फ उसी जगह पर आने के लिए आपको 100% का गेन चाहिए। 100%। इससे पता चलता है कि अपनी कैपिटल को बचाना कितना ज्यादा जरूरी है। ये कोट पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाता है। बिना स्ट्रक्चर के अग्रेसिव होना सट्टा बन जाता है, और बिना कन्विक्शन के सिर्फ स्ट्रक्चर फॉलो करना आपको एवरेज बना देता है। मतलब बोल्ड स्टॉक चुनने और एक डिसिप्लिन्ड फ्रेमवर्क, दोनों के बीच एक सही बैलेंस चाहिए। तो आखिर में इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि शानदार ग्रोथ इन्वेस्टिंग सिर्फ विनर्स को ढूंढने का नाम नहीं है। असली खेल तो वॉलेटिलिटी को मैनेज करने का है, अपनी कैपिटल को बचाने का है, ताकि कंपाउंडिंग का जादू बिना किसी रुकावट के सालों साल अपना काम करता रहे। नमस्कार, आज बात करते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग के एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क की। चलिए इसे समझते हैं। तो चलिए सीधे उस सवाल से शुरू करते हैं जो शायद कई इन्वेस्टर्स के मन में आता है। ऐसा क्यों होता है कि कभी-कभी बहुत बढ़िया कंपनियां भी एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर फेल हो जाती हैं? मतलब सब कुछ अच्छा है, फिर भी रिटर्न नहीं मिलता। आखिर क्यों? इसे समझने के लिए हम 4 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे सिर्फ स्टॉक चुनने से, और फिर धीरे धीरे एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाने तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहला कदम है सिर्फ स्टॉक चुनने की सोच से बाहर निकलना। यहां बात यह है कि कैसे अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक ऐसा प्रोसेस बनाया जाए जिस पर भरोसा किया जा सके। देखिए, लक्ष्य सिर्फ कुछ अच्छे आइडियाज जमा करना नहीं है।
असली गोल है एक डिसिप्लिन्ड सिस्टम बनाना। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अपनी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी, स्टॉक चुनने का तरीका और रिस्क मैनेजमेंट, इन सबको एक साथ मिलाकर एक ऐसा प्रोसेस बनाना जिसे बार बार दोहराया जा सके। और ये सिस्टम काम कैसे करता है? इसके 5 जरूरी कदम हैं जो मार्केट चाहे जैसा भी हो, कंसिस्टेंसी बनाए रखने में मदद करते हैं। पहला, फंडामेंटल्स को स्क्रीन करना। दूसरा, नंबर्स के हिसाब से उन्हें रैंक करना। फिर कैपिटल लगाना, ट्रेंड्स पर नजर रखना और आखिर में सिस्टमैटिक तरीके से पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते रहना। ठीक है, तो सिस्टम की बात हो गई। अब आते हैं इसके अगले हिस्से पर। हमें यह पहचानना है कि वो कौन सी कंपनियां हैं जो इस ग्रोथ का असली इंजन बनती हैं। तो ये क्वांटम लीप कंपनियां आखिर हैं क्या? देखिए, ये सिर्फ अच्छी कंपनियां नहीं हैं, ये तो गेम चेंजर हैं। ये वो कंपनियां हैं जो या तो पूरी इंडस्ट्री का नक्शा बदल देती हैं या फिर कई सालों तक रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ती हैं। सिर्फ थोड़ी बहुत ग्रोथ नहीं, बल्कि जबरदस्त ग्रोथ। तो ऐसी कंपनियों में क्या खास होता है? इसमें कुछ बातें देखने वाली हैं। जैसे उनके पास कोई रैडिकल इनोवेशन होता है, उनका रेवेन्यू और मुनाफा वो एकदम एक्सप्लोसिवली बढ़ता है, वो एक बहुत बड़े मार्केट को टारगेट कर रही होती हैं। और हाँ, उनके पास एक मजबूत कॉम्पिटिटिव मोट होता है, मतलब एक ऐसी खासियत जिसे कोई और आसानी से कॉपी ना कर सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक बहुत जरूरी बात है कि दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी भी वैक्यूम में काम नहीं करती। उस पर बाहरी दुनिया के हालात का भी असर पड़ता है, और यहीं पर मैक्रो और ग्लोबल फैक्टर्स का रोल आता है। इसे समझने के लिए माइक्रो और मैक्रो, इन दो दुनियाओं को देखना होगा। माइक्रो यानी कंपनी के अंदर की चीजें, जैसे उसकी कमाई कितनी है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है। और मैक्रो यानी बाहरी दुनिया के बड़े फैक्टर्स, जैसे देश की जीडीपी ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट्स या फिर जियोपॉलिटिक्स। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं। इसका असर टेक कंपनियों के वैल्यूएशंस पर बहुत ज्यादा पड़ेगा। लेकिन कंज्यूमर स्टेपल्स जैसी कंपनियां, मतलब जो रोजमर्रा की जरूरत का सामान बनाती हैं, उन पर शायद उतना असर ना हो। और यही वजह है कि अब सिर्फ अपने देश के मार्केट को देखना काफी नहीं है। जब हम ग्लोबली सोचते हैं तो हमें न सिर्फ नए विनर्स खोजने के मौके मिलते हैं, बल्कि हमारा पोर्टफोलियो भी ज्यादा मजबूत बनता है। तो अब तक हमने सारे जरूरी टुकड़े देख लिए। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि हमारा पूरा एडेप्टिव सिस्टम आखिर दिखता कैसा है। एक बात तो पक्की है, मार्केट कभी एक जैसा नहीं रहता, वो हमेशा बदलता रहता है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट सिस्टम भी कोई पत्थर की लकीर नहीं हो सकता। उसे भी फ्लेक्सिबल होना होगा, अडेप्टिव होना होगा। एक ऐसा सिस्टम जो लगातार सीखे, खुद को परखे और वक्त के साथ साथ और बेहतर होता जाए। और ये टेबल एक तरह से हमारी पूरी बातचीत का सार है। ये दिखाता है कि कैसे माइक्रो, मैक्रो और ग्लोबल, ये तीनों चीजें मिलकर काम करती हैं। कंपनी के माइक्रो सिग्नल हमें उस पर भरोसा देते हैं, मैक्रो से पता चलता है कि पूरे सेक्टर के लिए माहौल कैसा है, और ग्लोबल लेंस हमें नए मौके दिखाता है। तो फिर सबसे अच्छे मौके कहाँ मिलेंगे? वो मिलते हैं उस खास जगह पर जहां ये तीनों लेयर्स एक दूसरे को काटती हैं, यानी कंपनी के माइक्रो सिग्नल, मार्केट का माइक्रो माहौल और ग्लोबल अवसर। जब ये तीनों एक साथ मिल जाएं। और आखिर में ये एक लाइन आज की सारी चर्चा का निचोड़ है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग से सबसे बेहतरीन रिटर्न तभी मिलते हैं जब कंपनी के माइक्रो सिग्नल, दुनिया के मैक्रो ट्रेंड्स, ग्लोबल मौके और एक अडेप्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी, ये सब एक सुर में हों। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सोचने के लिए है, क्या हमारी मौजूदा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी वाकई पूरी पिक्चर को देख रही है? क्या उसमें ये सारे ज़रूरी हिस्से शामिल हैं या कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा? एक कामयाब निवेशक बनने के लिए अच्छी स्ट्रैटेजी जितनी ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है सही माइंडसेट। तो आज हम ग्रोथ इन्वेस्टिंग में सफलता के लिए ज़रूरी इसी माइंडसेट को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इस बातचीत की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। ज़रा सोचिए, किसी के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? क्या वो बाजार का उतार चढ़ाव है या कोई आर्थिक मंदी? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। सबसे बड़ा खतरा अक्सर स्क्रीन पर दिखने वाला अपना ही चेहरा होता है। जी हाँ, इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर एक इन्वेस्टर का अपना इमोशनल रिएक्शन होता है। तो चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, डेटा पर आधारित सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट मॉडल भी फेल हो जाते हैं जब इमोशंस यानी भावनाएं नियमों पर हावी हो जाती हैं। असल में सबसे ज्यादा नुकसान यही होता है। ये कुछ आम इमोशनल गलतियां हैं जो निवेशकों को बहुत महंगी पड़ती हैं। करेक्शन में जल्दी बेच देना,
या फिर बहुत भागे हुए स्टॉक्स के पीछे दौड़ना, ये वो जाल हैं जो लंबे समय में होने वाली कंपाउंडिंग को पूरी तरह से पटरी से उतार देते हैं। ये नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है, लेकिन अगर हम डिसिप्लिन में रहें तो इनसे बचा जा सकता है। लेखक लुइस नेवेलियर बाजार के उतार चढ़ाव को शेर, बाघ और भालू जैसे जंगली जानवरों का नाम देते हैं। ये मार्केट की वॉलेटिलिटी और उससे पैदा होने वाली साइकोलॉजिकल चुनौतियों को दिखाते हैं। तो सवाल ये है कि इन्हें काबू में कैसे किया जाए। यहाँ इन दो तरह के अप्रोच के बीच का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है इमोशनल जाल, जैसे नुकसान का डर, जो हमें अच्छे स्टॉक्स को जल्दी बेचने पर मजबूर कर देता है। और दूसरी तरफ है एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर, जो गिरावट से घबराता नहीं बल्कि उसे खरीदने का एक मौका मानता है। ये सब कुछ इमोशंस की जगह प्रोसेस को चुनने के बारे में है। तो चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एक मजबूत इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के 3 मुख्य पिलर हैं: धैर्य, नियम और अनुशासन। ये तीनों मिलकर इमोशनल गलतियों के खिलाफ एक बहुत मजबूत दीवार बनाते हैं। नेवेलियर धैर्य को समझाने के लिए एक बड़ी शानदार कहावत का इस्तेमाल करते हैं, अ वॉच्ड पॉट विल बॉयल। मतलब अगर आप लगातार किसी चीज को देखते रहेंगे तो वो आखिरकार हो ही जाएगी। इन्वेस्टिंग में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा सा है कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को हर मिनट देखने से बचना चाहिए। पैसे को बढ़ने और मल्टीप्लाई होने के लिए समय चाहिए। फोकस रोज की प्राइस ऊपर नीचे होने पर नहीं, बल्कि कंपनी की लंबे समय की कमाई की क्षमता पर होना चाहिए। अपनी प्रोसेस पर भरोसा करना सबसे जरूरी है। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि धैर्य का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। ये एक एक्टिव चॉइस है। ये इस विश्वास पर आधारित है कि जिस सिस्टम और तरीके को चुना गया है वो समय के साथ काम करेगा। यहाँ हम एक इमोशनल और एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर के बीच का फर्क साफ साफ देख सकते हैं। एक माइक्रो मैनेजर लगातार स्ट्रेस में रहता है, बार बार ट्रेडिंग करता है, जबकि एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर समय समय पर रिव्यू करता है और अपने नियमों पर भरोसा करता है। जाहिर है, वो ज्यादा आत्मविश्वास से भरा रहता है। और यहीं पर रूल्स यानी नियमों का रोल सबसे अहम हो जाता है। एक नियमों पर आधारित सिस्टम सब्जेक्टिव फैसलों को हटा देता है। यह पक्का करता है कि फैसले डर या लालच से नहीं, बल्कि एक सोची समझी प्रक्रिया से लिए जाएं। अब एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अनुशासन सिर्फ एक बार का काम नहीं है, बल्कि यह एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल है। एक ऐसा चक्र जो समय के साथ और मजबूत होता जाता है। चलिए इस लूप को समझते हैं। जब नियमों का लगातार पालन किया जाता है तो सिस्टम में भरोसा बढ़ता है। ये बढ़ा हुआ भरोसा इमोशनल गलतियों को रोकता है, और जब गलतियां कम होती हैं तो रिटर्न अपने आप बेहतर होता है, जो फिर से नियमों का पालन करने के कॉन्फिडेंस को और मजबूत करता है। अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। आखिर में ये सब कुछ अपने असली लक्ष्य पर फोकस करने के बारे में है। लगातार कंपाउंडिंग के जरिए लंबे समय में वेल्थ बनाना। ये याद रखना बहुत जरूरी है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग में सफलता हफ्तों या महीनों में नहीं, बल्कि सालों और दशकों में नापी जाती है। लक्ष्य जल्दी अमीर बनना नहीं है, बल्कि समय के साथ लगातार वेल्थ बनाना है। तो इस पूरी बातचीत से जो कुछ मुख्य बातें याद रखनी हैं वो ये हैं: कंपाउंडिंग के लिए समय और धैर्य सबसे जरूरी हैं। बाजार में उतार चढ़ाव तो हमेशा रहेगा, लेकिन उस पर घबराना या बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना ये हमारे कंट्रोल में है। और आखिर में अनुशासन ही वो नींव है जिस पर लगातार अच्छा परफॉर्मेंस टिका होता है। और हम इस एक बड़े सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। क्या एक इन्वेस्टर का माइंडसेट वाकई में उसका सबसे बड़ा एसेट है या फिर उसकी सबसे बड़ी लायबिलिटी? ये सोचने वाली बात है।